दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ है आयुर्वेद के महान विद्वान प्रोफेसर राधा वल्लभ सती जी, जो आपको आयुर्वेद के बारे में त्रिदोष क्या है और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा पद्धति ही नहीं, इसको मैं कहूँगा कि जीवन विज्ञान है। और इसकी विशेषता है इसकी त्रिदोषिक थ्योरी। त्रिदोष क्या हैं, इन्हें दोष क्या क्यों कहा गया है, इस पर मैं थोड़ा सा आज प्रकाश डालना चाहूँगा। वात पित्त कफ, ये शरीर के 3 दोष हैं। इन्हें जब तक शरीर में ये साम्यावस्था में है तब तक इन्हें हम धातु कहते हैं, लेकिन जब इनमें विषमता आ जाती है तब हम इसको दोष कहते हैं। तो आज के युग में जबकि हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अब उन छात्रों को, उन लोगों को समझना होगा कि दोष हमारे शरीर में आखिर हैं क्या। मैं जब विद्यार्थी था तो मैंने अनेक इस पे दोषों पे कुछ थीसिसें हुई थी और उनको मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि जो कुछ भी उन थीसिसों में लिखा है वो संतोषजनक नहीं है। फिर इस पे गहन चिंतन किया और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि यदि हमारे शरीर का विभाजन किया जाए तो हमारा सारा शरीर 2 चीज़ों से बना है, चाहे वो एक कोशीय शरीर हो और चाहे बहुकोशीय शरीर हो। एक तो है उसमें रचनात्मक अवयव जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, और दूसरा है क्रियात्मक संस्थाएं जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो हम किसी भी, चाहे वो एक कोशीय शरीर हो चाहे बहुकोशीय शरीर हो, उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, रचनात्मक शरीर और क्रियात्मक शरीर। तो रचनात्मक शरीर को आयुर्वेद में बताया गया है कि क्या क्या रचनाएं हमारे शरीर में हैं। हमारे शरीर में धातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं। हमारे शरीर में जो है 11 या 13 स्रोतस हैं और मल हैं। ये सब तो रचनात्मक है, इनका भौतिक स्वरूप है, हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद आती है क्रिया की। अनेक प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, जिसमें पाचन है, जिसमें उपापचय है यानी मेटाबॉलिज्म है, जिसमें मलों का निष्क्रमण है और शरीर की वृद्धि कर क्रियाएं हैं। तो ये अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इनको आयुर्वेद के जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने शरीर की क्रियाओं के 3 विभाग कर दिए। सभी क्रियाओं को 3 वर्गों में बांट दिया, जिसमें एक वात क्रिया है, एक पित्त क्रिया है और एक कफ क्रिया है। कैसे ये वात, पित्त और कफ हैं, क्या हैं? जितनी भी हमारे शरीर में गत्यात्मक क्रियाएं हैं, मूवमेंटल जो रिएक्शंस हैं, जिसमें गति हो रही है, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व, कोई भी अंश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या हम हाथ हिला रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम अपना मुंह हिला रहे हैं, हमारी पलकें झपक रही हैं, ये सब गति हैं, स्थूल और सूक्ष्म, माइक्रो एंड मैक्रो मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये सारी की सारी वात है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे पित्त। पित्त हमारे शरीर में जो है वो ऊष्मा उत्पादन और ऊष्मा नियामन, हीट प्रोडक्शन एंड हीट रेगुलेशन, जितनी भी क्रियाएं हैं वो पित्त के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद संधानात्मक क्रियाएं, शरीर में कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, धातु का निर्माण हो रहा है, कोशा का निर्माण हो रहा है, अवयव का निर्माण हो रहा है, ये निर्माणात्मक जितनी भी क्रियाएं हैं, सिंथेसिस जो हो रही है, वो कफ है। अब बात होती है
कि इनको हम कब दोष कहते हैं, कब धातु कहते हैं और कब मल कहते हैं। जब तक क्रियाएं शरीर के अनुकूल हैं, शरीर के अनुकूल माने फिजियोलॉजिकल लेवल में है, वो शरीर के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, तो उनको हम धातु दोष कहते हैं। जब वो क्रियाएं अनावश्यक है, शरीर के प्रतिकूल होने लगती हैं, उन क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है शरीर के लिए और वो शरीर में घटित हो रही हैं, उसको हम दोष कहते हैं। और जब शरीर के प्रतिकूल जो क्रियाएं हो रही हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदेह तो हैं, अनुकूल नहीं हैं, उन क्रियाओं से जो उत्पाद होता है, कोई भी क्रिया का एक परिणाम होता है, एक उत्पाद होता है, तो जो शरीर के प्रतिकूल क्रियाएं हैं, उनके जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं, उन उत्पादों को हम मल दोष कहते हैं। इन मल दोषों का भौतिक स्वरूप होता है। उस मल दोष को शरीर से मुक्त करना होता है। वो शरीर में रहेगा तो शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की विकृति उत्पन्न करेगा, इसलिए उसका शरीर से निर्हरण आवश्यक होता है। अब मैं प्रत्येक क्रिया के एक एक उदाहरण दूंगा, जिससे कि ये समझ में आएगा कि कब वो धातु दोष है, कब वो जो है दोष है और कब वो मल दोष है। उदाहरण के लिए जैसे वात को लेते हैं, तो वात के लिए जो हमारे शरीर में, हमारे रक्त वाहिकाओं में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन हो रहा है, तो वो रक्त की जो गति है वो वात है। तंत्रिकाओं में संवेदनाओं का जो है संचार हो रहा है, तो वो संचार जो हो रहा है वो वात है। हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारे मुख से, और वो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है, तब क्षुद्रांत्र में पहुंचता है, तब बृहदांत्र में पहुंचता है, और उसके बाद जब उसका पाक हो जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो मल के रूप में शरीर से बाहर आता है, तो वो जो है वो गति, उसमें उस अन्न को ना समझें आप लोग, वो जो गति हो रही है भोजन की मुख में जाने के पश्चात और गुदा से उसका मल रूप में बाहर आने तक की जो गति है वो वात है। तो जब तक वो शरीर के अनुकूल है वो गति, वो शरीर, वो वात जो है धातु है। लेकिन वही जो है गति अनियमित हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से कम हो जाए, या गति बिल्कुल हीन हो जाए, तो वो वात दोष हो गया, उसमें वात विकृत हो गया और वो वात दोष है। और उससे क्या होगा, उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि भोजन शरीर से एक निश्चित अवधि में लगभग 6 घंटे में मुख मार्ग से जब भोजन हमने ग्रहण किया, उसका शरीर में परिपाक हुआ और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो मल के रूप में शरीर से बाहर आ गया। अगर उस गति की, उसमें अधिक गति हो जाए तो हमको अतिसार इत्यादि हो जाता है, वो मल के रूप, वो जो है विकृतवाद के रूप में बाहर आ गया। और अगर उसकी गति कम हो जाए तो हमारे शरीर में फ्लेटस पैदा होने लगता है, जिसको हम जो है अपान वायु भी कह देते हैं, लेकिन मल अपान वायु, और वो पेट में इकट्ठा हो करके और समय समय पर बाहर निकलता है, जिसको सामान्य भाषा में हम पाद भी कहते हैं। तो वो जो है विकृत वात दोष है या वात दोष है, और उसको शरीर से उसका निर्हरण होना होता है। अगर हमारे शरीर में फ्लेटस तैयार हो गया, वायु तैयार हो गई, मलवात तैयार हो गया और वो शरीर में भरा पड़ा है, तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमें शूल होने लगता है, और हम ये कोशिश में लगे रहते हैं कि वो कब शरीर से बाहर आ जाए। और जब स्वभाव तो या हमारे किसी चिकित्सा उपायों से वो बाहर आ जाता है, तो तब हमको शरीर में आराम आ जाता है। इसी प्रकार से हम पित्त के बारे में बात करेंगे कि पित्त हमारे शरीर का एक निश्चित तापक्रम होता है। प्रत्येक कोशा, प्रत्येक द्रव, प्रत्येक अवयव का उस तापक्रम पे निश्चित होना अनिवार्य है।
इसके लिए हमारे शरीर में जो कैटाबॉलिज्म चलता है वो जो है प्रेरित होता रहता है, और जब अधिक आवश्यकता होती है ऊष्मा की तो कैटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जब कम ज़रूरत होती है तो धीमा हो जाता है, और एक निश्चित तापक्रम शरीर का बना रहता है। एक तो ऊष्मा का निर्माण हुआ, अगर हम कभी व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय कैटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और हमारे शरीर में ऊष्मा का निर्माण भी अधिक मात्रा में होने लगता है, तो उस ऊष्मा को शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। और यदि शीत ऋतु है और हम कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो उस समय जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसका संरक्षण भी करना पड़ता है। तो ऊष्मा का संरक्षण करना, ऊष्मा का शरीर से निर्वहन करना अधिक ऊष्मा का, और शरीर के समस्त धातुओं का, उपधातुओं का, अवयवों का, स्रोतों का एक निश्चित तापक्रम बनाए रखना, ये धातु पित्त है। जब जो है हमारे शरीर का या तो ऊष्मा उत्पादन विकृत हो जाए या ऊष्मा नियामन विकृत हो जाए तो तब उसको, उस विकृति को हम पित्त दोष कहेंगे, और उस विकृति के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का तापक्रम या तो सामान्य से अधिक हो जाएगा या सामान्य से कम हो जाएगा। जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो वो भी विकृत पित्त के रूप में वो तापक्रम हमारे शरीर में है, और अगर सामान्य से कम हो गया तो वो जो है क्षीण पित्त के रूप में हमारे शरीर में है। यानी वो सामान्य पित्त नहीं है, धातु पित्त नहीं है, वो पित्त दोष है, और उस स्थिति में हमें वो अधिक तापमान शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, शरीर से बाहर फेंकना पड़ेगा, और दोषों को साम्य अवस्था में लाना होगा। जैसे कि मनुष्यों में, मनुष्य जीव में जो सामान्य तापक्रम है, एक बनाया गया है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य होना चाहिए। इस सामान्य का मतलब है कि हमारे शरीर के जितने भी द्रव हैं, रक्त है, जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सबका तापक्रम 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो जाएगा तो वो भी हमारे शरीर के लिए हितकारक नहीं है, अहितकर है। कम हो जाएगा तो भी हमारे शरीर के लिए अहितकर है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे श्लेष्मा की, कफ की। संधान, कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है हमारे शरीर में तो वो श्लेष्मा है। दोषों की व्युत्पत्ति की गई है हमारे आयुर्वेद में। वात के लिए कहा है वा गति गंधनयो, यानी गति होना ही वात की व्युत्पत्ति है। उसका अर्थ है पित्त का तप संतापे, कि जो ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है सामान्य या असामान्य, वो पित्त है। और श्लेष्मा के लिए कहा है श्लिष आलिंगने, यानी कि आलिंगन करना, जोड़ना। तो हमारे शरीर में धातुओं का निरंतर निर्माण होता है, हमारे शरीर में उपधातुओं का निरंतर निर्माण होता है, हमारे शरीर में जो हमारे स्रोतस हैं उनका निर्माण होता है। तो जब जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना निर्माण जब तक हो रहा है, यानी कि जो निर्माण क्रिया है वो शरीर के अनुकूल है, तब तक तो वो जो है श्लेष्म धातु है। लेकिन जब निर्माण शरीर से की आवश्यकता के विपरीत हो रहा है, कहीं पर आप देखते होंगे कि एक ट्यूमर बन गया बहुत बड़ा, तो वो ट्यूमर भी श्लेष्मा की वजह से ही बना, निर्माण हुआ, लेकिन वो शरीर के लिए जरूरी नहीं था। वो एक विकृत है, विकृति शरीर में उत्पन्न हो गई, तो वो जो ट्यूमर बना वो आप उसको समझ सकते हैं कि वो वहाँ पर विकृत क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। वो विकृत श्लेष्मा है और उस ट्यूमर को शरीर से बाहर निकालना होगा। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैं कहूँगा कि जितनी भी स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं हैं वो वात है, जितनी भी ऊष्मा उत्पादन और ऊष्मा नियमन क्रियाएं हैं शरीर की, वो जो है वो पित्त है,
और जितना भी संधानात्मक क्रियाएं शरीर में हो रही हैं वो श्लेष्मा है। अब इसको हम किसी एक जगह पे या एक मनुष्य के लिए या किसी एक प्राणी के लिए निश्चित नहीं कर सकते हैं। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के स्थूल से स्थूल जीव में ये सारे सिद्धांत में प्रतिपादित होते हैं। दोषों के बारे में है परिभाषा की प्रकृत्यारंभकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वम दोषत्व, यानी कि जो प्रकृति का आरंभ करता है और शरीर को दूषित करने का भी स्वभाव रखता है, उसे हम दोष कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति का प्रारंभ कब होता है, तो उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने बताया है शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन, अर्थात जिस समय शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा है, शुक्र और शोणित का संयोग का अभिप्राय यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन। आप समझिए कि एक स्पर्म है और एक ओवा है। स्पर्म एक आधी कोशा है और ओवम भी एक आधी कोशा है, और जब इनका संयोग हो रहा है, फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं ये, उस समय जो क्रिया प्रीडोमिनेंट हो रही है, यानी कि गत्यात्मक क्रिया उस समय प्रीडोमिनेंट होगी तो उसकी वात प्रकृति बनेगी। अगर उस समय जो है ऊष्मा उत्पादन क्रिया प्रीडोमिनेंट होगी तो उसकी पित्त प्रकृति बनेगी, और संधानात्मक क्रिया अगर प्रीडोमिनेंट होगी तो वहाँ पर उस व्यक्ति की श्लेष्म प्रकृति होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो दोष हैं वो चाहे वात पित्त कफ कोई भी हो, वो आधी कोशाओं में भी उनका अस्तित्व है। इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए इस पे विशेष महत्व दे रहा हूँ कि जो लोग वात को केवल नर्वस सिस्टम से जोड़ देते हैं, पित्त को एंजाइम इत्यादि से जोड़ देते हैं, वो ठीक नहीं है। क्रिया है ये, और ये क्रिया आधी कोशाओं में भी तीनों की तीनों उपलब्ध हैं, और ये बहुत स्थूल हमारा एक सबसे बड़ा इस समय संसार में जीव है हाथी, उसमें भी उपलब्ध हैं। ये सभी प्रकार के प्राणियों में की क्रियाएं हैं जिनका कि आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने, आयुर्वेद के चिकित्सा विज्ञानियों ने जो है सारी क्रियाओं को, ये विशेषता है हमारी कि शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का हमने 3 विभाग कर दिया, और उन 3 विभागों में सारी क्रियाएं का समावेश हो गया है। तो वो जो है दोष शरीर के लिए इतने आवश्यक हैं कि जिस समय शरीर का उत्पत्ति हो रही है उस समय भी उनकी जो है विद्यमानता है, और बाद में भी उनकी विद्यमानता है। यहाँ पर ये समझना होता है कि जैसे हम एक पेन से लिखते हैं तो पेन में कितने अवयव हैं। पेन का एक कवरिंग है, उसमें एक रिफिल है, उस रिफिल के अंदर स्याही भरी हुई है, इतने उसकी ये सब धातुएं, और लिखना उसका कार्य है। तो जब तक हम उसमें स्याही है, उसका लिखने का जो आगे का टिप है वो सही है, तब तक हम उसको लिखते रहते हैं उसको। और एक समय ऐसा आता है कि जो है वो उसकी या तो टिप खराब हो जाती है या उसमें से स्याही ख़त्म हो जाती है। तो स्याही का लिखने से उसका क्रिया हुई लिखना, और क्रिया ने उस स्याही को ख़त्म कर दिया, उसकी टिप को घिस दिया। यानी क्रिया सदैव अपनी धातुओं को नष्ट करने का स्वभाव रखती है। कोई भी क्रिया होगी उस क्रिया से वो जिन धातुओं से वो क्रिया हो रही है उन धातुओं को नष्ट करने का स्वभाव रखती है, इसलिए क्रिया को दोष संज्ञा की गई है। तो ऐसे ही हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उन जैविक क्रियाओं का भी स्वभाव है हमारे शरीर की जो धातुएं हैं उनको नष्ट करते रहना, लेकिन हम भोजन इत्यादि के द्वारा उन धातुओं को पुनः प्रतिपूरित करते रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि धातुएं नष्ट हो गई। लेकिन जिस समय हमारे शरीर की आपूर्ति और शरीर के खर्च में अंतर आ जाएगा
माने जितना क्रियाएं हो रही है उसी अनुपात में और उसी स्तर की धातुओं की पूर्ति नहीं होगी तो क्रिया विकृत हो जाएगी, या कोई ऐसे निदान शरीर में घुस जाएंगे जो क्रियाओं को विचलित कर देंगे, क्रियाओं को जो है या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, जिसको कि हम निदान कहते हैं। तो उनसे भी हमारी क्रियाएं विकृत हो करके और हमारे शरीर को क्षति पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो है दोषों को दोष संज्ञा की गई है, यद्यपि वो शरीर के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। इन क्रियाओं के बिना शरीर संरक्षित सुरक्षित रह नहीं सकता है, किंतु वो धातुओं को निरंतर नष्ट करती रहती हैं, इसलिए उसको दोष कहते हैं। और हम भोजन और अन्य उपायों से उन धातुओं को पूरित करते रहते हैं, इसलिए उसका हमें भान नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है। किंतु दोष उसको तब कहते हैं जबकि जो क्रियाएं हैं वो शरीर के प्रतिकूल हो जाएं। उसको मैंने बता दिया कि या तो कोई निदान शरीर में प्रवेश हो जाए, और या उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हमारी श्वसन प्रणाली है। श्वसन प्रणाली हमारी नासा से प्रारंभ होती है और फुफ्फुसों तक समाप्त होती है, और इस पूरे प्रणाली में एक श्लेष्म कला की जो है परत होती है, जिसका काम है कि जो वायु बाहर से जा रही है उस वायु को आर्द्रता देना, और उसमें जो धूल आदि के कण हैं उनको अपने वहाँ पकड़ लेना, उसको फेफड़े तक नहीं पहुँचने देना, फुफ्फुसों तक नहीं पहुँचने देना। अगर कोई हमारे श्वसन में कोई ऐसी धूली कण आ जाएं, जैसे धुआं है या मिर्च का पाउडर है या और अन्य प्रकार की गंदगियां हैं, तो हमारे वो श्लेष्म कला उत्तेजित हो जाती है, उसको हम निदान कहते हैं। और उत्तेजित होने के फलस्वरूप वो सामान्य से अधिक मात्रा में वहाँ श्लेष्मा उत्पन्न करने लगती है, जिसको स्ठीवन के रूप में हम बाहर करते हैं, और उसके कारण से हमें खांसी होने लगती है। तो ये जो है क्रिया को विकृत करने के काम उस धूली या वायु ने, ऐसी विषाक्त वायु ने उत्पन्न किया। तो निदान हो सकते हैं या हमारा खाना पान जो होता है वो हो सकते हैं, जो कि हमारी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, शरीर के अनुकूल क्रियाएं हैं, उनको प्रतिकूल कर सकती हैं, तो वो हमको व्याधिग्रस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि शरीर में या तो धातुएं हैं और या क्रियाएं हैं। क्रियाओं को आयुर्वेदिक फिलॉसफी में, आयुर्वेद में दोषों की संज्ञा दी गई है। जब तक वो शरीर के अनुकूल हैं तब तक धातु हैं, जब शरीर के प्रतिकूल हो जाने लगती है तो दोष हैं, और जो प्रतिकूल क्रियाएं शरीर में घटित हो रही हैं उनका जो उत्पाद होगा वो मल दोष हैं, और वो मल दोषों का भौतिक स्वरूप होता है और उसको शरीर से बाहर मुक्त करना होता है। धन्यवाद।